मैं प्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं इस रैंकर्स में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग पहले मेरे बारे में जान जाइए। मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं टेक्निकल के पोस्ट पे आईसीएआर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं काम करता हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 163 है आईसीएआर के एग्जाम में। और मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे रेलवे, ईपीएफओ और आईसीआर में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैंने क्रैक करा हुआ है। तो हमारा आज का एक कोट है स्वामी विवेकानंद का। कोट क्या है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, एक विचार लो। इट मीन्स हमें पहले एक टारगेट लेना है। ठीक है, और इस टारगेट के लिए हमें हमेशा सोचना है, उसका सपना देखना है और उसी में जीना है, ताकि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सके। हमारा टारगेट क्या है? हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कोई एक अच्छा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करके। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, मौलिक अधिकार पार्ट 3। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स। ठीक है, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो भाग नंबर 3 है उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक, तो भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका, यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग फैक्ट्स देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला है स्रोत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान विधेयक के अधिकार से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 को सही मायने में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये हमारे संविधान के किस हिस्से में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। ठीक है ना, अधिकार पत्र कहा जाता है भारतीय संविधान का भाग 3। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहते किसको? वैसा अधिकार जो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, कोई भी एक मनुष्य है, उस मनुष्य का ओवरऑल वृद्धि के लिए, ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, उसके लिए जो हमें अधिकार चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, विस्तार। अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। तो भाग कौन सा बताया है? भाग 3। और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है भाग 3 में। ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को गारंटी किए गए हैं। ठीक है, यानी ये सभी व्यक्ति को मिला गया है। मौलिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक है जो फॉरेनर्स को मिला हुआ है और एक है जो हमें, हमारे सिटीजन्स को मिला हुआ है। तो जो सिटीजन्स हैं उन्हें तो सभी मौलिक अधिकार मिला हुआ है, सारे मौलिक अधिकार मिला हुआ है। जबकि जो विदेशी जो यहाँ पे आते हैं उन्हें सारा मौलिक अधिकार मिला हुआ नहीं है। प्रकृति, ये न्याय संगत है, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार आपको वापस दिलवाएगी। और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, या तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार हनन होने पे आपका, या फिर अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका मौलिक अधिकार को फिर से रिस्टोर करेगी, फिर से आपको लागू करवाएगी। ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। हाँ, मौलिक अधिकार मिला है बट ये असीमित नहीं है। ठीक है ना, जैसे हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है ना, राइट टू प्रोटेस्ट मतलब हम अपना जो है सरकार के विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग अनशन कर सकते हैं। ठीक है ना, बट क्या है, ये पीसफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसफुल, यानी शांति से होना चाहिए। इसमें आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं अनशन करने के लिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है सीमित है मौलिक अधिकार, असीमित नहीं है। ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ाता है। ये किसको बढ़ाता है? राजनीतिक लोकतंत्र, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिलती है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो आपको मिलता है मौलिक अधिकार से। संशोधनशीलता, ठीक है, संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, हमारे मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। तो संविधानिक संशोधन किस आर्टिकल में आता है? 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
संविधान में कहीं भी संशोधन होता है तो किसके तहत किया जाता है? दो तरह का संशोधन, या तो वो दो तिहाई से होगा या फिर वो दो तिहाई और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से होगा, ठीक है ना? हाफ ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वो जो है 368 में आता है। तो मौलिक अधिकार में जब भी संशोधन करना होगा तो वो 368 के अंदर आएगा। 368 का प्रयोग करके कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद कर सकता है। विधानसभा को ये अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन करे, संशोधन करे। लेकिन मूल संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना, मतलब आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में, आप मौलिक अधिकार भी बदल सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है ना, जैसे एक मनुष्य होता है तो एक उसका एक मूल ढांचा होता है, जो उसका ये बनावट है वो उसका एक मूल ढांचा है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं संशोधन, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। ये कब मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया गया था? ये एग्जाम में पूछता है। तो केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 के जजमेंट में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, और इसमें सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है ना। इसमें टोटल 13 जजेस बैठे थे इस सुनवाई करने के लिए, और जो इसका फैसला आया था, 13 में से 7 ने कहा था कि मूल ढांचा होना चाहिए, और 6 ने कहा था कि मूल ढांचा नहीं होना चाहिए। ये हमें याद रखना है। निलंबन, राष्ट्रीय आपातकाल, हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगाया जा सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन दो छोड़ के, एक अनुच्छेद 20 और एक अनुच्छेद 21। जो 20 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 21 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार की स्थिति में। ये हमें याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमारे संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद 352 है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, उसमें दिया गया है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे देश में अभी तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार हमारे देश में अभी तक लग चुका है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और आर्थिक आपातकाल, ठीक है ना, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में है, 52, और 52 में आप लोग 4 जोड़िए तो 356 में राष्ट्रपति शासन है, और उसमें भी 4 जोड़िए इसमें, तो ये 360 में है आर्थिक आपातकाल। तो आर्थिक आपातकाल हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, बट जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हमारे देश में 3 बार लगा है। ये हमें याद रखना है। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब हमारा संविधान बना था तो हमें कितना मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से, यानी कुछ-कुछ हिस्सा लागू हो गया था, जबकि संपूर्ण रूप से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंशिक रूप से 26 नवंबर को 1949 में, और पूरा रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कुल मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? 7। हालांकि संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, एक था संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वां संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, ठीक है ना। तो 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को माइनस कर दिया गया। कौन सा ये मौलिक अधिकार था? अनुच्छेद 31 में था, क्या? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यानी संपत्ति रखना आपका मौलिक अधिकार था। तो इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने बच गए हैं? 6। तो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। ये हमें याद रखना। और ये जो है कब हटाया गया था? तो 44वां संविधानिक संशोधन 1978, 448 1978। अभी ये कहाँ चला गया है? तो अभी ये जो है भाग 12 में चला गया है, यानी भाग 3 में पहले था, अब ये भाग 12 में चला गया, संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 300 का ए में, 300 का क में। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। नेक्स्ट है, हमें देखना है कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या-क्या है। तो पहला है समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, यानी कानून के नज़र में हर कोई व्यक्ति समान होगा। तो वो जो है 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कुछ स्वतंत्रता भी मिली हुई है, अनुच्छेद 1922 में 19 से 22 तक है। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, हमारा अगर शोषण होता है तो उसके लिए भी हमें अधिकार मिला, अनुच्छेद 23-24 में है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक में। धर्म की स्वतंत्रता, हमें जिस धर्म को मानना है हम लोग मान सकते हैं, अपने धर्म को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ये 25 से 28। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में है।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। तो कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे पास हैं। अगला है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार। ऐसा अधिकार, ठीक है ना, जो एक सेकंड, ये क्या दिया गया है कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार, और है नागरिकों और विदेशियों, शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर दोनों को उपलब्ध अधिकार। ठीक है, तो हमारे पास तो सभी प्रकार के अधिकार हैं, हमारे पास सभी प्रकार के हमें अधिकार मिले हुए हैं, ये हमें याद रखना है। बट जो विदेशी आते हैं, ठीक है ना, और जो नागरिक आते हैं, उनके लिए जो है इस प्रकार का बहुत सारा प्रकार का जो अधिकार है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। बट ये जो है आपके एग्जाम में उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को काट दे रहा हूँ। इस पॉइंट में एरर भी है हमारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग अनुच्छेद का जिक्र करेंगे कि सारा अनुच्छेद अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य किसे कहेंगे, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है वो किसके विरुद्ध मिला है, राज्य के विरुद्ध मिला है, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में मिला होता है। राज्य किसको कहते हैं, वैसा कोई भी ऑथोरिटी, वैसा कोई भी ऑथोरिटी जिसके पास आपका आपसे संबंधित कुछ डिसीजन लेने की शक्ति हो, ऐसा कोई भी ऑथोरिटी जिसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो कोई किसी तरह का डिसीजन ले सकता है, पब्लिक का लाइफ को वो जो है चेंज कर सकता है, तो उसको हम लोग राज्य बोलते हैं। जैसे हमारा विधानसभा, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, हमारा पार्लियामेंट, ठीक है ना, हमारा जितना भी इंस्टीट्यूशन है जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ये सभी क्या है, राज्य हैं। सभी क्या है, राज्य हैं, सभी स्टेट है। क्यों, क्योंकि इनके पास पावर है डिसीजन लेने का, इनके पास पावर है पब्लिक से रिलेटेड डिसीजन लेने का। तो राज्य की परिभाषा किसमें दी हुई है, अनुच्छेद 12 में। उसी प्रकार से एक है हमारा अनुच्छेद 36, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में मिलती है, तो अनुच्छेद 12 में भी मिलता है और अनुच्छेद 36 में भी मिलता है। ये 12 मौलिक अधिकार के लिए दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स के लिए, और ये जो 36 है वो डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों में सेम राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य की परिभाषा मिलती है। राज्य किसे कहते हैं, वैसा कोई भी बॉडी, वैसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास पावर हो, ठीक है ना, जो कि किसी तरह का अगर वो डिसीजन लेता है तो उससे पब्लिक का लाइफ में चेंज होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया। इसमें भारत सरकार के संसद, पार्लियामेंट, राज्यों की सरकार, विधानसभा, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत और अन्य वैधानिक गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी है, ओएनजीसी है, सेल बेल, जहां भी है वो जितना भी संस्था है भारत सरकार की, सभी क्या है, राज्य है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो कि हमारा संसद के द्वारा बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि जो कानून है वो कौन बनाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित पार्लियामेंट बनाएगा। तो ऐसा कोई भी कानून अगर संसद बनाती है जो कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन करता है, हमारा मौलिक अधिकार को रोकता है, तो उसे जो है कोर्ट, कौन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट, ये दोनों जो है उसको क्या कर सकती है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वॉइड, यानी उसको अवैध घोषित कर सकती है। अगर कोई भी कानून संसद बनाता है जिससे हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उसे नल एंड वॉइड यानी अवैध घोषित कर देगी कि कानून सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को पागल मिला हुआ है पावर। यह घोषणा करता है कि वे सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के असंगत या उनका अकल्पीकरण यानी या तो मौलिक अधिकार को कम कर रहा है या मौलिक अधिकार के विरोध में हो, तो उसको वो शून्य हो जाएगा। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत प्रदान करता है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है, ये जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी भी प्रकार के कानून को वो देख सकती है कि क्या यह कानून जो है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, ये देख सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है न्यायिक समीक्षा को किस अनुच्छेद में मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। अगला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है ना, यानी कि कानून की नजर में हर कोई व्यक्ति समान होंगे।
और कानून का समान संरक्षण, और कानून सबको बराबर संरक्षण देगा, ठीक है, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं। तो कानून के समक्ष समानता क्या है कि ब्रिटिश मूल्य, ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता। यानी इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कानून की नजर में सभी समान है, वो अमीर हो, ठीक है ना, गरीब हो, हैंडीकैप्ड हो, नॉर्मल हो, हर कोई कानून के नजर में समान है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिया गया है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति में समान व्यवहार, मतलब कि एक ही जैसा परिस्थिति में, एक ही जैसा, जैसे दो व्यक्ति है, ठीक है, एक है कोई रिच, ठीक है, और एक और व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए कि वो पुअर है, तो एक ही परिस्थिति में मतलब दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसको बोलते हैं कानून का समान संरक्षण, दोनों कानून दोनों को बराबर संरक्षण देंगे। अगला है अनुच्छेद 15, ठीक है ना, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से रोका गया है हमें, ठीक है, जैसे कि राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल क्या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर जो है राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकते, केवल इन आधार पे, इसके अलावा किसी आधार पे कर सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अपवाद भी कुछ दिया गया है, जैसे महिला, बच्चा, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। हमें जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये जो रिजर्वेशन मिला है वो एक प्रकार का भेदभाव है, लेकिन ये कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है, यानी पॉजिटिव है ये। तो ये अपवाद में है, ये भेदभाव हो सकता है, याद रखना हमें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि एससी कमीशन, एससी आयोग जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338। एसटी कमीशन, जो एसटी आयोग है वो किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? तो 338 का ए, ये। और फिर एक नया ओबीसी का कमीशन भी बना है 102वां संवैधानिक संशोधन करके, वो किस आर्टिकल में है? तो 338 का बी। ये तीनों हमें याद रखना है। सब आयोग, एससी आयोग 338 में है, एसटी आयोग 338 का ए में है, और नया बना है 102वां संवैधानिक संशोधन करके ओबीसी आयोग, जो कि 338 का बी में है। अगला है 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर, मतलब कि आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, तो उसमें सभी को बराबर मौका मिलेगा, हर कोई फॉर्म भर सकते हैं, हर कोई उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। क्या है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, तो सभी नागरिक को अवसर मिलेगा। अपवाद के रूप में आरक्षण की अनुमति, हाँ, आरक्षण भी कुछ कुछ दिया गया है, ये भी अपवाद है हमारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। 17 में छुआछूत का अंत किया गया है कि छुआछूत को जो है इलीगल माना जाएगा, हमारे समाज में छुआछूत नहीं होगा। अस्पृश्यता को समाप्त करना और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करना, अस्पृश्यता से उपजी किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, यह एक पूर्ण अधिकार है। यानी कि अस्पृश्यता, जो छुआछूत किया जाता है, जैसे एससी, एसटी, इन कम्युनिटीज के साथ जो हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि काफी एट्रोसिटीज हुई है, ठीक है ना, तो इसमें रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत का हम लोग अंत कर रहे हैं, यानी छुआछूत को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए अनुच्छेद 17 है। अगला है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। पुराने जमाने में क्या है कि लोग बहुत सारा उपाधि लिया करते थे, राजा महाराजा, ठीक है ना, जैसे राय बहादुर की उपाधि, राय की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि। तो अभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर उपाधि लेते हैं ना तो उसमें समाज में एक विषमता आती है, किसी के पास अगर बहुत उपाधि हो और किसी के पास कम उपाधि हो तो लोग समाज में एक प्रकार का उसको विषमता देखी जाती है। तो राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर, यानी सैन्य में आपको उपाधि मिल सकती है, आप लेफ्टिनेंट है, आप कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो वो उपाधि आपको मिलेगा क्योंकि वो आपने मेहनत करके अचीव करा। या शैक्षणिक, जैसे आप आगे डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, तो ये शैक्षणिक उपाधि, ये उपाधि आप ले सकते हैं। बाकी इसको छोड़ के आप इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से या खुद से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। जैसे भारत रत्न जैसे पुरस्कार अलंकरण है, उपाधि नहीं है। अगर भारत रत्न किसी को मिलता है तो वो एक प्रकार का पुरस्कार है, वो कोई उपाधि नहीं है, ये हमें याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 19, छह अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है, ये हमें देखना है। जैसे कि नागरिक को 6 प्रकार का स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, जैसे 19 एक का क,
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की आजादी है। आप बोल सकते हैं, आप किसी भी तरीका से अपना जो है अभिव्यक्त अपने आप को कर सकते हैं, बोल करके, ड्राइंग बना करके, पेंटिंग कर करके। ठीक है, तो हमें ये मिली है आजादी 19 का एक का ए से। दूसरा है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, आर्टिकल 19(1) का बी में है। अगला है संघ की संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, आप अपना जो है संगठन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ये 19 का 1 का सी में है। नेक्स्ट है भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हाँ, अपवाद में भी कुछ क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है, बट आप घूमने के लिए जा सकते हैं मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस को। ये भी है 19 का 1 का डी में। फिर अगला है 19 का 1 का ई, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, बसने का अधिकार। आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1) का ही। फिर अगला है 19 का 1 का जी, किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बस आपके पास जो है उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप पेशा जो है आप व्यापार कर सकते हैं और वो इलीगल ना होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको भी देख लेते हैं। 3 सिद्धांत के तहत मनमाने ढंग से दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 20 क्या है कि आपको सुरक्षा दिया जाता है, अगर आप क्रिमिनल भी हैं तब पर भी आपको कुछ प्रकार का सुरक्षा दिया जाता है। जैसे कार्यांतर कानून के संरक्षण, किसी व्यक्ति को अपराध के लागू कानून के उल्लंघन के अलावा दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब आपने अभी क्राइम करा है किसी डेट पे, ठीक है, आपने कोई डेट पे जो है 7/6/2026 में कोई क्राइम करा है, तो आज के हिसाब से जो पनिशमेंट है वही आपको पनिशमेंट मिलेगा, ना आगे के सोच करके दिया जाएगा, ना पीछे का सोच करके दिया जाएगा। तो ये है, ठीक है, कि कार्योत्तर कानून से संरक्षण। अगला दोहरे दंड की से मुक्ति, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आपने कोई क्राइम करा है, आपको एक बार सजा मिल गया है, तो आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अगला है स्वयं अभिशंसन से संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो खूब अपने खिलाफ गवाही दे, कि आपको कोर्ट में अपने खिलाफ बोलना है कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने गलत किया है, आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 20 में संरक्षण दिया गया है किसको, इसको दंड मिलने वाला है, जो क्रिमिनल है उनको भी संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 20। जो अगला है अनुच्छेद 21, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 21, ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी, ये याद रखना है, मेनका गांधी केस 1978, और एक मैंने और भी डिस्कस करा था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन वर्सेस केरला, केरला गवर्नमेंट, ये कब का है, 1973, ये याद रखना है, जिसमें मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था सर्वोच्च न्यायालय में। कितने जजेस बैठे थे, 13 जजेस। अनुच्छेद 21 में क्या कहा जा रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, कि कानून की उचित प्रक्रिया को अमेरिकी अवधारणा को पेश किया, इसका विस्तार पर्यावरण, गोपनीयता, आजीविका, मतलब अनुच्छेद 21 जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत अनुच्छेद अगर कोई है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल वो है, तो अनुच्छेद 21 है। उसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जो भी कानून में, जो भी लॉ में लिखा गया है, उसके अलावा, उस कानून के अलावा आपको कोई भी तरह का परेशानी, मतलब जो है आपको स्टेट नहीं दे सकती, राज्य आपको नहीं दे सकती है, कानून के हिसाब से ही राज्य को चलना होगा। जैसे आप अपने पसंद की अगर किसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, राइट टू मैरिज, ठीक है, तो वो भी आर्टिकल 21 में है। आपका सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, वो भी आर्टिकल 21 में है। तो ये सेफ वाटर, आपको अच्छा पानी पीना है, ये भी आर्टिकल 21 में है। ठीक है, तो ये सब जितना भी प्रकार का आपको अनुच्छेद, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 सबसे बड़ा आर्टिकल है हमारे संविधान का, ठीक है ना। तो इसमें बहुत प्रकार का जो है हमें दी गई है आजादी, बहुत प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, ये हमें याद रखना है, अनुच्छेद 21।
अगला एक नया आर्टिकल 21 जो कि बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधानिक संशोधन 2002 करके। तो इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बच्चा है, उनका जो है कंपल्सरी, जो वो प्राइमरी अपना एजुकेशन लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा, वो उनके लिए कंपल्सरी किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, वो मौलिक अधिकार है उसका शिक्षा प्राप्त करना। इसके तहत फिर सभी गांव में जो है प्राइमरी लेवल के स्कूल्स जो है बनाए गए थे। तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बच्चा है, उसका अधिकार है क्या? शिक्षा प्राप्त करना। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया गया। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दंडात्मक निरोध, परीक्षण के बाद दंडित करना, और निवारक निरोध, आशंका के आधार पर बिना परीक्षण के हिरासत में ले लेना शामिल। दंडात्मक निरोध में गिरफ्तारी के कारण को जानने, वकील से परामर्श करने, 24 घंटा मजिस्ट्रेट। ये समझाता हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लाइन लिखा गया है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 आपको क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको आपको गिरफ्तार करना है तो आपको बताना पड़ेगा उसका कारण, कि आपको बताना पड़ेगा रीजन, कि आप किस आधार पे, किस कारण से उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटा के अंदर जो है नजदीकी जो मजिस्ट्रेट रहेंगे, जज, उनके पास आपको उसको पेश करना होगा 24 घंटा के अंदर। ये बस इसमें जो है वो टाइम इंक्लूड नहीं होता जो ट्रेवलिंग में जब आपको पुलिस ले जा रही होगी वो टाइम, और अगर ऑफ है, अगर संडे है, सैटरडे ऑफ है, तो वो 24 घंटा नहीं उसमें काउंट किया जाता है। वर्किंग आवर में 24 घंटा काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको 24 घंटा के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा। आपको उसे आधार बताना होगा कि किस आधार पर आपने उसे गिरफ्तार करा है। तो यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। क्या? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिल रहा है। अगला अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम का विरोध। मतलब मानव मानव तस्करी, मानव के अंग का जो खरीद बिक्री होता है उसको अवैध बताया गया है। ठीक है ना? वो, और जबरन श्रम, आप किसी से जबरदस्ती का काम नहीं करवा सकते हैं, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं, बेगार नहीं करवा सकते हैं। मानव तस्करी, बेगार मतलब बिना पैसा के जबरन काम करवाना, और इस तरह के अन्य जबरन श्रम के रूप को प्रतिबंधित प्रतिबंधित किया गया है। यह जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ये जो है मिला हुआ अधिकार। अगला अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, उसको आप फैक्ट्री में, माइंस में, या कोई भी खतरनाक जो काम है, हजार्डियस जो वर्क, उसमें आप शामिल नहीं कर सकते हैं। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं जो उनका हेल्थ के लिए खराब हो, जो उनको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाना, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजन नहीं कर सकते हैं। ये याद रखना। आर्टिकल 25 जो है वह अंतःकरण और धर्म धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना? सभी व्यक्ति अंतःकरण, स्वतंत्र को, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, वो आपका स्वतंत्रता दिया गया है। यह अनुच्छेद 25 में है। और है सिखों द्वारा कृपान धारण करना, इसी अनुच्छेद का है। सिख जो है वो 5 ककार रखते हैं, जैसे केस, ठीक है ना, कंघा, कच्छा, कड़ा। ठीक है, वो केस, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपान। तो ये 5 जो ककार हैं, ये सिखों को दिए गए हैं कि वो, क्योंकि वो उनका धर्म का ये अंग है, तो वो हमेशा इसे रख सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 25। और आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये भी अनुच्छेद 25 में है। अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रत्येक धार्मिक या उसके वर्ग, सेकंड, मैं अभी पहले इसे चार्ज में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने हिसाब से अपना धर्म को मैनेज करेगा। वह जो है अपने हिसाब से अपना धर्म को मैनेज करेगा। स्वामित्व अधिग्रहण कानून के अनुसार उसका प्रशासन करने का अधिकार है। अपने हिसाब से आप अपना धर्म को एडमिनिस्टर करिए, कि आपको कैसे पूजा करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो आप पे छोड़ा गया है। अगला अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता।
ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए करों का भुगतान, जैसे कि अगर आप किसी भी धर्म को चला रहे हैं, आप मंदिर बनाए हैं, ठीक है ना? आप मॉस्क बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, गुरुद्वारा बनाए हैं और आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो हाँ, वो टैक्स फ्री होगा, आपको उस पर टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति, आप अपना धर्म का उन्नति कर रहे हैं या अपना धर्म का पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। राज्य फी लगा सकता है लेकिन टैक्स नहीं, मतलब वो टैक्स आपसे नहीं ले सकता है। फी ले सकता है बट टैक्स वो आपसे नहीं ले सकता है। अगला है अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थानों में उपस्थित स्वैच्छिक, मतलब कोई भी धार्मिक कोई भी प्लेस जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जैसे कि मान लीजिए नवोदय विद्यालय सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का, खोज करिए डीआरडीओ है, आईसीएआर है, तो ये सब जगह पे आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य जो है हमारा किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, हर धर्म को संरक्षण देता है, लेकिन हमारा जो राज्य है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, हर धर्म को संरक्षण देगा। अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है? भारत में रहने वाले नागरिक के किसी भी वर्ग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। मतलब कोई भी विशेष वर्ग जिसका अपना भाषा है, अपना लिपि है, अपना संस्कृति है, उसको वो बनाए रखेगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी आपका कोई मदर लैंग्वेज है, कुछ अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो उस आधार पर आपको कोई वर्जित नहीं कर सकता है। ठीक है ना? कि आपको इस जगह पे एंट्री नहीं मिलेगा, आप यहाँ एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, आपको कोई वर्जित नहीं कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 30। ठीक है ना? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। कोई भी माइनॉरिटी जो है, जो माइनॉरिटीज है, वो अपना शिक्षण संस्थान, वो अपना शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और अपना पढ़ा सकते हैं, अपनी भाषा को, अपना कल्चर को, अपना स्क्रिप्ट को वो पढ़ा सकते हैं। यानी जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनको अधिकार दिया गया है कि आप भी शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 क्यों नहीं है? क्योंकि 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये याद रखना है। अगला है 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या है कि अगर आपका ये सभी मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे, उसमें जो भी हनन होता है, अगर किसी प्रकार से राज्य हनन करता है आपका मौलिक अधिकार का, आपको नहीं देता है, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। ये हमें याद रखना है। और इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर वर्ड हटा दे, फिर पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो हम लोग बोलेंगे प्रियम्बल को। किसको बोलेंगे? प्रियम्बल को। ठीक है ना? प्रस्तावना को। अगर भीमराव अंबेडकर ना नहीं रहे और सिर्फ पूछे कि किसे जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे प्रस्तावना को। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में पूरा संविधान का निचोड़ दिया गया है, तो वो जो है आत्मा है हमारे संविधान का। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा संविधान का। ठीक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और 226 के तहत हम लोग जो है कहाँ? उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और अगर हम लोग न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। आपका मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। कितना तरह का? 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसका प्रयोग करके? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत करना अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 24 घंटा से अधिक का समय हो गया और उसको बंदी बनाए हुए है, तो और आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये बताते हैं कि 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, इसे बंदी बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जो बंदी है उसको मेरे सामने यानी कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष करो, सशरीर, शरीर के साथ प्रत्यक्ष करो। ये कब जारी किया जाता है? जब किसी को जबरन जो है हिरासत में रखा जाता है। अगला है परमादेश। हम आदेश देते हैं सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्यों का पालन करने के लिए। अगर कोई ऑफिसर है,
अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, कोई ऑफिसर आपको मिलता है और अगर आपका कोई काम नहीं करता है, आपका कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना? तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा कि इसने मेरा काम नहीं करा है, ये यहाँ पे मेरा एफआईआर नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं, तो वो उसको परमादेश देगा। क्या देगा? परमादेश। यानी कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अधिकारी को ये दिया जाता है। अगला है प्रतिषेध, रोकना। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना। अगर सिविल कोर्ट है, सबोर्डिनेट कोर्ट है, अगर किसी कोई उसके क्षेत्र में कोई कानून नहीं आता है, पावर अगर किसी प्रकार का पावर सबोर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय के पास नहीं है, फिर भी उस पावर के आगे जाकर के वो काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगी। कौन सा रिट जारी करेगी? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। मतलब ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को रोकेगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम ना करें। अगला है उत्प्रेषण, सर्टियोररी। प्रमाणित होना या पूर्ण सूचित होना, ठीक है ना, प्रमाणित होना या पूर्ण सूचित होना निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। यानी जो ऊपरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो निचली अदालत का जो है जजमेंट को रद्द करने के लिए ये उत्प्रेषण नामक रिट जारी करती है। ये हमें याद रखना है, उत्प्रेषण नामक रिट। अगला है एक अधिकार परीक्षा, कोआ वारंटो। किस अधिकार या वारंट से किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथियाने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए ये एक्स नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, ये एक्स नाम का व्यक्ति है, ये हायरार्की में ऊपर है, ये वाई नाम का व्यक्ति जो है ये हायरार्की में नीचे है। ये अगर एब्सेंट है ऑफिस में और इसके जगह पे अगर वाई जाकर के सिग्नेचर कर देता है अपना, ठीक है ना, तो कोर्ट उससे पूछेगी कि आपने किस अधिकार से ये सिग्नेचर करा है, किस अधिकार से आपने इस एक्स नाम का व्यक्ति का पद का उपयोग करा है। तो यहाँ पर ये अधिकार परीक्षा का रीट जारी करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी। अगला है अनुच्छेद 33, 34 और 35। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 33, 34, 35। 33 क्या है? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी के सदस्य के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या संशोधित करना। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो हमारा मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जैसे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा मौलिक अधिकार कम कर दिया जाता है और पुलिस बलों का भी तो और ज्यादा किया जाता है, अर्धसैनिक बल का, सशस्त्र बल का। तो वो जो है संसद के पास ये पावर दिया गया है कि इन लोगों का मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है अनुच्छेद 33 का प्रयोग करके। तो हमें याद रखना है, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों का मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करना, यानी रिस्ट्रिक्ट करना, या उसमें कुछ कमी करना, संशोधन करना, ये संसद कर सकती है। अगला अनुच्छेद 34, किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध प्रावधान करना। अगर किसी भी क्षेत्र में जो है मार्शियल लॉ अगर लगता है, यानी कि सैनिक जो है सैनिक कानून वहां पे लगता है, तो जब सैनिक कानून लगता है, सैनिक वहां पे शासन वहां का चलाते हैं, तो उस टाइम मौलिक अधिकार का जो है वो रोक लग जाता है, उस टाइम मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलता है। अगला अनुच्छेद 35 स्पष्ट करता है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी, राज्य विधानसभा के पास नहीं। यानी जो भी मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 12 से 35, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना है या कोई भी मौलिक अधिकार को कम करना है, ठीक है ना, बदलना है, तो उसके वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके वो चेंज कर सकती है। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद ऐसा काम, विधानमंडल ऐसा काम नहीं कर सकती है। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि बनता है या नहीं। तो हमारा सबसे पहला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 क्या है? हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है, कब? मौलिक अधिकार के हनन होने पे। अगला क्वेश्चन है 2017 सिविल सर्विस का ये क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है। तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 का ये जो है वो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रोविजन था कि 6 से 14 वर्ष का ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो शुरुआती शिक्षा है वो फ्री होगी, वो उनका मौलिक अधिकार होगा। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को कवर करता है, तो ये सही है, ये दोनों सही है पॉइंट। अगला है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2020 में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि अनुच्छेद 20
और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, यानी 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो मौलिक अधिकार सारा सस्पेंड होगा, पर अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को समाप्त करता है पूर्ण रूप से। अगला एनडीए का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का अवधारणा लिया गया है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र। किसको? भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला है कि संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। कौन सा संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार किसमें था? अनुच्छेद 31 में था और उसको जो है 44वां संविधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। कौन सा होगा? 44वां संविधानिक संशोधन। ठीक है, और अभी कहाँ है ये? अनुच्छेद 300 का ए में है। अगला, भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है? अगर एक ही जगह पे धन एकत्रित हो जाता है, अगर 100 लोग हैं और इसको हम लोग 2 भाग में बाँटते हैं, अगर 2 लोगों के पास 90% धन हो और 98 लोगों के पास जो है 10% धन हो, तो इसको बोलते हैं धन का संकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन एक ही जगह जमा हो गया। तो किसका उल्लंघन करता है? तो वह राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, डीपीएसटी में दिया गया है कि राज्य प्रयास करेगी कि हमारा जो धन है वो एक जगह पे केंद्रित ना हो, सभी के पास धन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। जबकि नॉर्मली संविधान का हृदय और आत्मा आम भाषा में किसको कहा जाता है? वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पे विचार करती है, तो उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? अगर कोई जो है निचला न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करने लगता है, तो उच्च न्यायालय कौन सा जो है रीट जारी करता है? तो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी रोकता है, उससे प्रतिषेध करता है कि आप रुक जाइए, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के जजमेंट मत दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ठीक है ना, आपको विदेश यात्रा करना है तो कौन सा अनुच्छेद रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 21। आपको विदेश यात्रा करना है तो अनुच्छेद 21, बट आपको भारत के अंदर कहीं यात्रा करना है तो उसका है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90। अगला है, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर जो है प्रतिरोध किया गया है और जबरन आप किसी से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसको आप हैजार्डियस वर्क, मतलब खतरनाक, खतरों वाला काम में आप उसको नहीं डाल सकते हैं। ये जो है पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा संविधान का अनुच्छेद 12। संविधान क्वेश्चन 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार? ठीक है ना, आप अपना पसंद का व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 21 आपको प्रावधान देता है। ये भी सिविल सर्विस 19 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं? ठीक है, और सिख के लिए है कि 5 ककार आप रख सकते हैं, केस, कंघा, कड़ा, ये सब। तो अनुच्छेद 25। और संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 25 से 28, सिर्फ धर्म का बात किया गया है। अगला है अनुच्छेद अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रेजेंट में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? तो 15। लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनुच्छेद है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अनुच्छेद है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिला गया है, केवल इंडियंस को मिला है ये अधिकार। अनुच्छेद 15, 16,
19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को मिला हुआ है। बाकी सारा मौलिक अधिकार जो है वो फॉरेनर को भी मिला हुआ और इंडियन को भी मिला हुआ है, बट ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। 15, 16, 19, 29, 30 जो है विदेशियों को नहीं मिला है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मौलिक अधिकार के उद्देश्य के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ये आप लोग को बताना है कि राज्य का परिभाषा हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है मौलिक अधिकार के संबंध में। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा मिलता है मौलिक अधिकार के लिए, जबकि अनुच्छेद 36 में भी राज्य का परिभाषा मिलता है, बट वो किसके लिए दिया गया है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पे रोक लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा रोजगार जो है नहीं कर सकता है? कहाँ? किसी कारखाने में या किसी भी खतरनाक मतलब डेंजरस प्लेस पे, खतरनाक जगह पे। इसका क्या हो जाएगा कि इसका अनुच्छेद 24 हम लोग डिस्कस कर चुके पहले कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हजारडियस वर्क पे काम करने से रोका गया है। नेक्स्ट है निजता का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार के आंतरिक भाग के रूप में, यानी राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद को मूल ढांचे में बदले बिना मौलिक अधिकार में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद यानी पार्लियामेंट जो है वो संविधान का किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार में भी कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है निम्न में से किस रीट का अर्थ है किस अधिकार या वारंट से? ठीक है ना, तो अधिकार परीक्षा किस अधिकार या वारंट से? तो अधिकार परीक्षा ये पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिसर से कि आपने किस अधिकार से यह काम किया है। अगर कोई जूनियर जो है किसी सीनियर का काम करता है या अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है तो ये जो है जारी किया जाता है। तो हमारा ये आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और काफी क्वेश्चन इसमें आता है, तो ये कवर कर चुके हैं आप लोग, इसको बार बार रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, काफी लंबा स्लाइड ये बन गया है।